नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास के विज्ञान का जो वर्कशीट नंबर 43 है वो करेंगे, जिसमें हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण या यौगिकों के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, यानी जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, वो है हमारे तत्व। उदाहरण के लिए सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के तत्व में केवल सोडियम के ही परमाणु पाए जाएंगे, एक जैसे कण पाए जाएंगे। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से केवल 98 तत्व 98 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं। अब हमारे ये जितने भी तत्व हैं उनको वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों हुई, उन्हें वर्गीकरण क्यों करना पड़ा? तो वर्गीकरण की आवश्यकता तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए हमें इन तत्वों को वर्गीकृत करना पड़ा, यानी उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ी। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया। जैसे जैसे तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। सबसे पहला था आपका डॉबेराइनर के सन 1817 में डॉबेराइनर एक जर्मन विशेषज्ञ ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार, यानी जैसे जैसे आपका परमाणु भार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उन्होंने उसे क्रम से लगाया, तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें कहा जाता है त्रिक। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके डॉबेराइनर का त्रिक दिया गया है। पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का अगर हम बात करें तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 6.9। वहीं आपके पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान है 39। और इसमें बोला है अगर हम इसका औसत निकालें, इसका माध्य निकालें, यानी बटे में 2, तो कितना होगा? ये आंसर आएगा आपका 22.95, यानी लगभग 23 का। और जो हमारा सोडियम है, जो इसका बीच वाला तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, इसका परमाणु भार भी आपका द्रव्यमान जो है वो होता है 23। तो यही आपके डॉबेराइनर ने बताया था कि जो आपके त्रिक के जो पहला और तीसरा जो तत्व है उनका अगर हम परमाणु भार का अगर माध्य निकालें तो जो आंसर आएगा वो दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा, उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। लेकिन था न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, राइट। जब डॉबेराइनर के जो त्रिक थे उसकी कुछ कमी थी कि डॉबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट आपके न्यूलैंड्स ने काम किया। न्यूलैंड्स का था अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में ही व्यवस्थित किया, तो उसने पाया कि हर 8वां जो तत्व के गुण हैं वो पहले तत्व के समान है। यानी अगर हम सीरियल वाइज चलें तो जो 8वां तत्व होगा इसके जो गुण हैं वो पहले वाले के गुण के समान है। तो उसने इसकी तुलना किससे की? संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम धातु के गुण समान है, तो उसने क्या किया? जैसे आपका यही आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके म्यूज़िक में जो होते हैं 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से 7 शुरू हो जाता है, यानी फिर से वो रिपीट करता है अपने आप को। ठीक इसी प्रकार न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहता है कि आपके 7 तत्व को उन्होंने अरेंज किया, लगाया, और जो 8वां तत्व आया उसका गुण आपके पहले वाले तत्व के समान थे। लेकिन इसके अष्टक सिद्धांत की भी कुछ कमियां थी, कुछ सीमाएं थी। तो उसकी जो कमी थी वो पहला है, यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक ही सीमित रहा, कारण कि कैल्शियम धातु तक के जितने भी तत्व पाए गए वो हल्के थे, तो ये सिद्धांत केवल हल्के तत्व तक ही लागू होता था।
नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे। जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई उसी हिसाब से ये वाला जो सिद्धांत है वो भी फेल होता गया, क्योंकि वो इस अष्टक सिद्धांत में फिट नहीं बैठ रहे थे। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रखा गया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुण में कोई भी समानता नहीं थी उन्हें भी एक स्थान पर ही रख दिया गया। आपकी जो अष्टक सिद्धांत है इसमें क्या किया गया, जो तत्व बिल्कुल ही अलग थे, जिनमें कोई भी समानता नहीं थी, उन्हें भी एक साथ एक ही स्थान पर रख दिया गया। तो ये आपकी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां थी, यानी इसकी कुछ सीमाएं थी। अब आपकी वर्कशीट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डॉबेराइनर की ट्रिक को दर्शाते हैं। तो आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये या फिर आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों में से किसी को भी लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में विभक्त किया, सत्य या असत्य। तो ये है असत्य, क्योंकि न्यूलैंड ने तत्वों को 7 तत्वों की क्षैतिज पंक्तियां यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस में ही उसको व्यवस्थित किया था, और एक लाइन में कितने तत्व थे, 7। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो मैंने यहाँ लिख दी है न्यूलैंड के अष्टक की नियम की सीमाएं। पहला तो ये केवल हल्के तत्वों तक ही सीमित था। दूसरा, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खा रहे थे। और अधिक सीमाएं आपकी वर्कशीट में लिखी गई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्या नीचे दिए गए तत्व के समूह डॉबेराइनर के ट्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट है वो है सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए आपके द्रव्यमान भी दिए गए हैं। सोडियम का द्रव्यमान है 23, सिलिकॉन का आपका 28 दिया है और क्लोरीन का दिया हुआ है 35। तो डॉबेराइनर ने बोला था कि पहला और जो तीसरे का परमाणु द्रव्यमान का माध्य जो है वो उसका परमाणु द्रव्यमान सेकंड वाले के बराबर होता है। तो सोडियम का आ रहा है आपका 23, क्लोरीन का है आपका 35 और इसका माध्य बटे में 2। ये टोटल हो जाएगा 29। और सिलिकॉन का कितना है आपका 28, यानी लगभग बराबर है। तो ये डॉबेराइनर के ट्रिक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो बेरिलियम का है 9, कैल्शियम का है आपका 40 बटे में 2, 49/2, 24.5। और मैग्नीशियम का आ रहा है 24, यानी लगभग दोनों ही समान है। तो इन दोनों को हम हमारे डॉबेराइनर के ट्रिक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।